नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडियन इकोनॉमी की इस क्लास में। आज हम चर्चा कर रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था की विकासशील विशेषताएं या विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की विशेषताएं। पहली अर्थव्यवस्था की विशेषता की हमने चर्चा की थी, अब हम चर्चा कर रहे हैं दूसरी विशेषता की, आर्थिक विकास या राष्ट्रीय आय में वृद्धि। तो जहां 1950-51 में योजनाओं के पूर्व आर्थिक विकास की औसत दर 1.2% वार्षिक थी, उसमें कृषि की विकास दर जो कि वार्षिक है 0.5% थी तथा औद्योगिक विकास की दर 2% ही थी। किंतु पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के विकास की दर सन 1984-85 में 5.2% तक पहुंच गई, जो लगभग 4 गुनी हो गई थी। पर भयंकर सूखे के कारण सन 1982-83 में यह विकास दर घट करके 2.6% पर आ गई। इसी प्रकार कृषि विकास की दर भी बढ़ करके 4% और औद्योगिक विकास की दर 9% से 11.7% तक हो गई है। सातवीं योजना के 5 वर्षों में भी विकास दर 5.2% से अधिक रही है। सन 1990-91 एवं 1991-92 में राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर बहुत कम, लगभग 1.1% वार्षिक रही, जबकि वर्ष 1996-97 में राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर 7.5% रही और 2001-2 में यह 5.4% तथा 5-6 में सकल घरेलू उत्पाद 8.5% वृद्धि दर पर रहा। 10वीं योजना में औसत वार्षिक विकास दर 7.6% रही। सन 2007-08 में विकास दर 9.3% रही, जबकि वैश्विक मंदी के कारण 2016-17 में विकास दर घट करके 7.2% रहने का अनुमान था। तो ये जो हमारा विकास का एक नक्शा है, एक चित्र है, वो आपके सामने है कि कौन कौन सी योजनाओं में विकास की दर कितनी रही। तो पहली पंचवर्षीय योजना रही 1951 से 66 में, उसमें विकास दर 3.7% रही। दूसरी योजना रही 56 से 61 में, उसमें 4.2% रही। तीसरी योजना 61 से 66 में रही, उसमें 2.8% रही। फिर 66 से 69 तक 3 वर्ष तक एक वर्ष की रहे। और चौथी योजना रही 1969 से 74 में, जिसमें 3.4% रही ग्रोथ रेट। फिर पाँचवीं 74 से 79 में 4.9, और फिर 79 से 80 एक साल वार्षिक योजना रही। और छठी योजना स्टार्ट हुई 1980 से 85 में 5.4% ग्रोथ रेट। फिर सातवीं योजना रही 85 से 90 में, और वहाँ पे रही 5.6% ग्रोथ रेट। आठवीं योजना 92 से 97 में रही और 6.6% ग्रोथ रही। नवीं योजना आपकी 97 से 2002 में 5.7% के साथ, और 10वीं योजना 2002 से 2007 तक रही, और इसमें जो ग्रोथ रेट रही वो 7.6% रही। 11वीं योजना 2007 से 12 में रही, वहाँ 8%, और 12वीं योजना 12 से 17 में अनुमानित रही 8%। तो 12 से 17 वाली जो योजना थी उसके बीच में नीति आयोग आ गया योजना आयोग की जगह। तो ये जो वार्षिक योजना अवधियाँ रही उनके अंदर अलग अलग अनुमानित विकास दर जो रही वो 6.11-12 में आपकी 6.9, 12-13 में 5.3, 13-14 में 6.6, इसी तरह से आगे के सालों में रही है। तो यह हमारे विकास की विशेषता है। तीसरी है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है, राइज इन पर कैपिटा इनकम। तो भारत में शुरू के 20 वर्षों की अवधि में प्रति व्यक्ति आय में केवल 40.8% वृद्धि हुई, परंतु 1991-92 के बाद प्रति व्यक्ति आय में समृद्धि दर में बढ़ोतरी हुई, और 91-92 से 13-14 के बीच 23 वर्षों में यह 4.6% प्रतिवर्ष तक पहुंच गई। 10वीं योजना के दौरान प्रति व्यक्ति आय में औसत 5.9% प्रतिवर्ष तथा 11वीं योजना में यह 6.9% प्रतिवर्ष की दर्जी इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 2016-17 में 1,03,818 रुपये रही, अग्रिम अनुमान CSO ने जारी किया था, और 2015-16 में यह 94,178 रुपये थी। इस प्रकार चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में 10.2% की वृद्धि 2016-17 में होने का CSO का ताज़ा अग्रिम अनुमान रहा है। अब चौथा है बचत और विनियोग की दरों में वृद्धि, इंक्रीज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रेट्स। तो योजना अवधि में बचत और विनियोग की दर में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। चालू मूल्यों के आधार पर GDP से सकल बचत का अनुपात 1950-51 में 10.4% था, वह 2015-16 में बढ़कर 31.5% हो गया है। इसी प्रकार सकल घरेलू पूंजी निर्माण की दर 1950-51 में 8.7% थी, जो 15-16 में कितनी हो गई, 33% हो गई। तो इस तरह से हमारी बचत और विनियोग की दरें जो हैं स्वतंत्रता के बाद से वर्तमान तक बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। नेक्स्ट है सुदृढ़ औद्योगिक ढांचा, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस। उद्योग योजना की अवधि में भारत का औद्योगिक ढांचा पहले से तुलना में सुदृढ़ हो गया है। योजना काल में आधारभूत उद्योगों के विकास से औद्योगिक उत्पादन में विविधता भी आई है। उद्योगों के आधुनिकीकरण द्वारा उत्पादन तकनीक को सुधारा गया है। उद्योगों की उत्पादन तकनीकों को आधुनिकतम रखने का प्रयास किया जा रहा है।
वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप भारतीय बहुराष्ट्रीय निगम विश्व भर में फैल गए हैं और आर्थिक शक्ति में विश्व में भागीदारी कर रहे हैं। भारतीय कंपनियों में व्यापारिक आत्मविश्वास बढ़ रहा है। इनमें से कई इतनी ताकतवर हो गई है कि उन्होंने विकसित देशों में कई कंपनियों का अवापन या एक्विजिशन कर लिया है, दूसरी कंपनियों को भी उन्होंने खरीद लिया है। अधोसंरचना का निर्माण, बिल्डिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो औद्योगिक विकास के लिए अधोसंरचना जैसे बिजली, सड़कें, रेलवे, संचार के साधन आदि का काफ़ी निर्माण किया गया है। बिजली के उपकरण, रेल के इंजन, डिब्बे, टेलीफोन आदि के कई नए उद्योग भी स्थापित किए गए हैं। इससे अधोसंरचना के विकास को बढ़ावा मिला है, जो कि किसी भी देश की आर्थिक विकास की पूर्व आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है विकासशील मुद्रा और पूंजी बाजार। तो डेवलपिंग मनी एंड कैपिटल मार्केट। व्यावसायिक पर्यावरण में परिवर्तनों के कारण विनियोक्ताओं एवं ऋणदाताओं को निवेश के नवीन एवं आकर्षक अवसर व्यापक पृष्ठभूमि में प्राप्त हो रहे हैं। मुद्रा एवं पूंजी बाजारों का न केवल विस्तार हुआ है, बल्कि सूचना तकनीक के कारण उन तक पहुंच भी आसान हो गई है। रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित सुधारों तथा सेबी की नवीन भूमिका से निवेश की सुरक्षा और कार्यप्रणाली की पारदर्शिता में सुधार हुआ है। तो ये कुछ मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार से संबंधित सुधार हुए हैं, जिनकी वजह से निवेश और उद्योग विकास को बढ़ावा मिला है। सेवा क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। 1991 के बाद की सुधार अवधि में औद्योगिक और विदेशी व्यापार से संबंधित नीतियों में व्यापक उदारीकरण हुआ है तथा बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार क्षेत्रों को निजी क्षेत्रों के लिए खोल दिया गया है। इस उदारीकरण से सेवा क्षेत्र के विकास को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन मिला है। विगत वर्षों में ज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्रांति हुई है और हम वस्तु अर्थव्यवस्था से निकलकर ज्ञान अर्थव्यवस्था की ओर जा रहे हैं, यानी कि गुड्स इकोनॉमी से नॉलेज इकोनॉमी की तरफ। डेटा बैंक, इंटरनेट, कंप्यूटर सेवाएं आदि ज्ञान क्षेत्र यानी कि नॉलेज सेक्टर का महत्वपूर्ण अंग बन गई हैं। ज्ञान उद्योगों में नॉलेज इंडस्ट्रीज का तीव्रता से विकास हो रहा है। उद्योगों में ज्ञान केंद्रीय पूंजी, लागत केंद्र, कॉस्ट सेंटर और उत्पादन का केंद्रीय संसाधन बन चुका है। तो यहाँ नॉलेज जो है उसका डेवलपमेंट हो रहा है और उसके आधारित उद्योग धंधों का विकास हो रहा है। व्यवसाय में सेवा उद्योगों का महत्व बढ़ रहा है। विकसित देशों में आणविक ऊर्जा उद्योग, कंप्यूटर प्रणाली, संप्रेषण, डेटा प्रोसेसिंग, नई टेक्नोलॉजी आदि के निर्माण एवं प्रयोग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अनेक राष्ट्रों में आज ऐसे उद्योग स्थापित हो रहे हैं जिनका मुख्य आधार नई तकनीक, टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर प्रणाली है। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के काम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ज्ञान की भूमिका कार्यात्मक एवं उत्पादक दोनों हो गई है, यानी कि प्रोडक्टिव भी है और फंक्शनल भी है। इस प्रकार आज के ज्ञान समाज में यानी कि नॉलेज सोसाइटी में ज्ञान व्यवसाय के लिए नए दायित्व, नए कार्य, नई चुनौतियों के साथ नए अवसरों को भी उत्पन्न कर दिया है। 2014-15 में सॉफ्टवेयर सेवा में व्यावसायिक सेवाओं का सेवा निर्वात में हिस्सा क्रमशः 47% और 18.5% रहा है। तो ये हमारे सॉफ्टवेयर सेवा में व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात में जो हिस्सा है वो 47% और 18.5% रहा है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आधुनिकीकरण या मॉडर्नाइजेशन। आर्थिक नियोजन की अवधि में भारत के कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, आधारभूत संरचना आदि का आधुनिकीकरण हुआ है, जिसके कारण वस्तु की प्रति इकाई लागत में कमी आई है। फलस्वरूप औद्योगिक उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन मिला है। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण से कृषि उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है और उसकी लागतों में भी कमी आई है। नेक्स्ट है संरचनात्मक व संस्थागत परिवर्तन। तो स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेज। भारत में योजना अवधि विकास के कारण विभिन्न संरचनात्मक और संस्थागत परिवर्तन भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए हैं। उदाहरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, कीमत समर्थन व्यवस्था, प्राइस सपोर्ट सिस्टम जिसको कहते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, वित्तीय संस्थाओं का विकास आदि मुख्य परिवर्तन शामिल हैं। योजना काल में उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण जैसे संस्थागत और संरचनात्मक परिवर्तन लाए गए हैं और ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुए हैं। कृषि क्षेत्रों का विकास और ग्रामीण विकास। कुछ समय पूर्व तक भारत में कृषि अत्यंत ही पिछड़ी हुई और अविकसित अवस्था में थी, परंतु अब खेती में उपकरणों, रासायनिक खाद, अधिक उपज देने वाले बीजों, हाइब्रिड बीजों, अन्य कृषि इनपुट्स का प्रयोग धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है और खेती का व्यापारीकरण भी बढ़ रहा है। हरित क्रांति के कारण अब पहले की अपेक्षा कृषि उत्पादन की मात्रा काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है और बहुत सारी वस्तुओं के उत्पादन में भारत पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर आने लगा है। भारत में स्वतंत्रता के बाद से ग्रामीण विकास की जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसके फलस्वरूप शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत ढांचे के विकास आदि में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की जा सकी है, मगर अभी भी निर्धनता, बेरोजगारी, भूखमरी और कुपोषण की समस्या के निवारण के लिए और आधुनिकता के आयामों को प्राप्त करने के लिए काफ़ी कुछ किया जाना शेष है और इस दिशा में निरंतर प्रयास सरकारों द्वारा किए जा रहे हैं। 9वीं, 10वीं, 11वीं योजनाओं में ग्रामीण विकास के लिए अभिनव पहल की गई हैं और ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में पंचायतों की मदद से सक्रिय जन भागीदारी, स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी के साथ साथ आधुनिक तकनीक का प्रयोग भी सुनिश्चित किया गया है।
तो ये नई पंचवर्षीय योजनाओं में ये प्रयास किए गए हैं। सामाजिक सेवाओं का विस्तार हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सामाजिक सेवाओं के विस्तार में पर्याप्त प्रगति हुई है। स्कूल एवं विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा और शोध के क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। साक्षरता का स्तर भी बढ़ा है। अब देश में प्रशिक्षित श्रमिकों, तकनीकी विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं, प्रशासकों और प्रबंधकों की कमी नहीं है और ये तेज़ी से बढ़ रही है। सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं। भारतीय समाज में शिक्षा के प्रसार और विकास के साथ परिवर्तन हुए हैं। रूढ़िवादिता, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, छुआछूत आदि बुराइयां धीरे धीरे कम हो रही हैं और देशवासियों ने विकास के अनुरूप अपने को ढालने की चेष्टा की है, जो एक प्रगति के पथ पर अग्रसर राष्ट्र के लिए आवश्यक है। विदेशी निवेश में भी वृद्धि हुई है। विदेशी निवेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में पोर्टफोलियो निवेश शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के अंशों, ऋण पत्रों, बॉन्डों आदि में निवेश से है। भारतीय सरकार द्वारा विदेशी निवेश के प्रति उदार दृष्टिकोण होने से भारत में विदेशी निवेश के अंतर प्रवाह में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। वर्ष 2016 के दौरान शुद्ध विदेशी निवेश का अंतर प्रवाह 46.4 अरब डॉलर का रहा है। इसी तरीके से विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई है। पिछले सालों में भारत के विदेशी व्यापार में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है। विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होने के कारण भारत ने विदेशी व्यापार में टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को कम किया है। इससे विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिला है। वह 2014-15 में देश के निर्यात और आयात जीडीपी के प्रतिशत के रूप में क्रमशः 15.69%, 69% और 22.61% रहे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा आयात ज़्यादा बढ़ा है 22% के करीब और निर्यात हमारे 15.5% के आसपास है। भुगतान संतुलन, नियोजन में भुगतान संतुलन के क्षेत्र में पंचवर्षीय योजनाओं की निष्पत्ति निराशाजनक रही है, जो घट करके 2015-16 में जीडीपी का 1.1% हो गई है। तो यह हमारा भुगतान संतुलन है। निष्कर्ष रूप में हम कहें तो उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था यद्यपि पिछड़ी है, लेकिन वह गरीबी के दुष्चक्र से बाहर है। योजना काल में हमने तीव्र गति से आर्थिक विकास किया, जिसके कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक और संस्थागत परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। आज हमारा औद्योगिक ढांचा पहले की तुलना में अधिक मजबूत हुआ है। कृषि क्षेत्र में विविध संस्थागत और तकनीकी सुधार हुए हैं। आधारभूत आर्थिक संरचना ज़्यादा विकसित हो रही है। वित्तीय ढांचा अधिक सशक्त और फैला हुआ है। आर्थिक उदारीकरण की नीति के तहत निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। बाजार संयंत्र का अधिक उपयोग किया जा रहा है और देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने और खोलने का काम चल रहा है। हर्ष की बात है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं बन गई है। तो संक्षेप में हम इन सब बातों को देखना चाहें तो नीचे एक टेबल दी हुई है, उसको देखते हैं। तो पहला देखें देश की अर्थव्यवस्था का स्वरूप। प्राथमिक क्षेत्र में सतत गिरावट, द्वितीय क्षेत्र में सतत वृद्धि, तृतीय क्षेत्र में प्रभुत्वपूर्ण स्थिति और रोजगार संरचना में धीमी प्रगति हो रही है। एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में कृषि की प्रधानता है, निम्न प्रत्यक्ष आय है, व्यापक गरीबी या निर्धनता है, आय का अन्यायपूर्ण वितरण है, जनसंख्या में तेज वृद्धि है, बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी की समस्या है, आधारभूत उद्योगों का सीमित विकास है, पूंजी की कमी है, पूंजी उत्पाद अनुपात है ऊंचा है और अपर्याप्त आधारित श्रम संरचना है, कुशल श्रम और तकनीकी ज्ञान की कमी है, उद्यमियों का अभाव है। और अगर एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की विशेषताओं को देखें तो ये एक नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था है। विकास की दर अच्छी है और प्रत्यक्ष आय में वृद्धि हो रही है, बचत और विनियोग की दरों में भी वृद्धि हो रही है, सुदृढ़ औद्योगिक ढांचे का निर्माण हो रहा है, अधोसंरचना का निर्माण हो रहा है, विकासशील मुद्रा और पूंजी बाजार हैं, सेवा क्षेत्र में तेज़ी से विकास हो रहा है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है, संरचनात्मक और संस्थागत परिवर्तन हो रहे हैं, कृषि क्षेत्र का विकास हो रहा है, सामाजिक सेवाओं का विस्तार हो रहा है, सामाजिक परिवर्तन भी हो रहे हैं और विदेशी निवेश में वृद्धि हो रही है, विदेशी व्यापार में वृद्धि हो रही है और भुगतान संतुलन की जो स्थिति है वो थोड़ी प्रतिकूल है। तो ये सब हमारी विशेषताओं या पूरे चैप्टर का एक स्नैपशॉट है जिसमें अपन सब चीज़ों को एक साथ देख सकते हैं। अभी जो विमुद्रीकरण किया गया है, डिमोनेटाइजेशन किया गया है, उसका राष्ट्रीय आय पे प्रभाव हम सोचें तो विमुद्रीकरण के कारण अर्थव्यवस्था में कई अल्पकालीन आघात झेलने पड़े हैं। सकल मांग में कमी आई है क्योंकि मुद्रा की आपूर्ति घट गई है, लोगों के पास पैसा नहीं था इसलिए लोगों की डिमांड घट गई है। दूसरा है सकल आपूर्ति में भी कमी आई है क्योंकि नकदी आर्थिक गतिविधियों के कारण के लिए आवश्यक साधन है। तो व्यापार और उद्योग धंधे चलाने के लिए पैसा चाहिए लेकिन पैसा नहीं मिल पाया अचानक से, इसलिए उद्योग धंधों का कारखाने वगैरह बंद हुए तो इसलिए आपूर्ति में भी कमी आई। अनिश्चितता संबंधी आघात झेलना पड़ा क्योंकि विमुद्रीकरण ने आर्थिक एजेंडों को तरलता एवं नीति संबंधी कठिनाइयों को झेलना पड़ा है, तो इसमें अनिश्चितता भी उत्पन्न हुई है। तो संक्षेप में कहा जा सकता है कि विमुद्रीकरण से वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और आर्थिक कारोबार पर प्रतिकूल किंतु अस्थायी प्रभाव पड़ा है, लेकिन जीएसटी के कार्यान्वयन, ढांचागत सुधारों आदि के परिणामस्वरूप भारत की भविष्य की वृद्धि दर 8 से 10% भी हो सकती है, लेकिन वर्तमान में कोरोना की वजह से ये संभव नहीं हो पाई है और ये माइनस में चली गई है। तो ये हमारी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। धन्यवाद।